हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर आज रहे हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें हम लोग, उससे पहले जितने भी नए व्यूअर्स हैं चैनल के ऊपर, उन सभी के लिए सूचना कि यदि आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट आ रहा है, यदि आपको उसके पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएं, तो आपको सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको मिशन कंपटीशन नाम का फोल्डर मिलेगा, बस वहाँ से आप सारे के सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। हार मत मान मेरे दोस्त, एक दिन तेरा भी नाम होगा। हारना नहीं है, बस लगे रहना है, मेहनत से लगे रहना है। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा और तुम तारों की तरह चमकोगे, सूरज की तरह चमकोगे। राइट, तो ये बात याद रखना। और मेरा आज का जो वीडियो बेस्ड है वो है भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। इसके ऊपर प्रीवियसली भी मैंने भाग 1 राइट करके एक वीडियो बना चुका हूं, मैं उसको ज़रूर देखिएगा। मैंने ये पूरी की पूरी एक सीरीज़ ली है जिसमें कि भारत सरकार के द्वारा वर्तमान के अंदर जितनी भी अभी मुख्य योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब को मैं इस सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम देश भर के अंदर अभी क्रियान्वयन के रूप में अभी लागू हो चुकी है। और साथ के साथ आप लोगों को ये भी जानना है कि वो योजना कब शुरू की गई और उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको जानने की कोशिश करनी है। तो भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम भाग 2 है। प्रीवियसली मैंने इसका एक भाग 1 बनाया, उसके अंदर कुछ योजनाओं को डिस्कस किया था मैंने, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और आज के वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो कि भारत के एक आम नागरिक के लिए बनाई गई है और उसका लाभ सभी भारतीयों को लेना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। और वो है जो सबसे पहली योजना जो है वो क्या है, नमामि गंगे। तो भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहली भारत सरकार की एक योजना जिसका कि नाम है नमामि गंगे। आप सब जानते हो, जैसे कि नेम शो कर रहा है नमामि गंगे, ये गंगा से रिलेटेड नेचुरल है कि गंगा से रिलेटेड योजना होगी, गंगा से रिलेटेड स्कीम होगी। आप सब जानते हो कि गंगा जो है वो एक होली रिवर है भारतीयों के लिए, और इसका कितना आप सभी जानते हैं कि रिलीजियस महत्व है। राइट, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर गंगा जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा मैली हो चुकी थी, और इसी को ठीक करने के लिए सरकार के द्वारा ये महत्वाकांक्षी योजना चालू की गई जिसका कि नाम था नमामि गंगे। मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने हेतु 7 जुलाई 2016, तिथियां भूलना मत, कभी भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नमामि गंगे मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने हेतु 7 जुलाई 2016 को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 7 जुलाई 2016 को इसका प्रारंभ किया गया था, इस कार्यक्रम को। राइट, 20,000 करोड़ की लागत वाले इस बड़े कार्यक्रम द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। मतलब इस योजना में जो 20,000 करोड़ रुपए की लागत से जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है और क्या क्या चीज़ के ऊपर क्रियान्वयन हमको करवाना है, जिनमें गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जलमल उपचार संयंत्रों की स्थापना, गंगा नदी को पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जल मल उपचार संयंत्रों की स्थापना करना, जैवोपचार मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना, गंगा में गिरने वाले गंदे पानी के उपचार हेतु संयंत्रों की स्थापना करना कि उस मुहाने के ऊपर ही जहाँ पर कि गंगा में गंदा पानी गिर रहा है वहाँ पर रोक कर और संयंत्रों की स्थापना करना, गंगा में जलमल की निकासी बिंदु पर ही रोकने के उपाय सुझाए जाना, गंगा किनारे स्थापित कारखानों पर पूरी तरीके से अंकुश लगाना, गंगा में ठोस कचरा प्रवाहित करने पर हर संभव रोक लगाना।
ये सब कार्य शामिल हैं और प्रगति भी हुई है इन कामों के अंदर, प्रगति भी हुई है डेफिनेटली। पिछले 5 सालों के अंदर इस काम में काफ़ी गति आई है। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक इसकी सफाई की गई है। गंगा नदी के किनारे बसे गांवों में स्वच्छता पर जोर देते हुए उन्हें खुले में शौच मुक्त करने हेतु अभियान भी इस कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। तो मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा नमामि गंगे नाम का ये बड़ा प्रोजेक्ट, ये बड़ा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 7 जुलाई 2016 को। इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी जो हमारी होली रिवर है उसको स्वच्छ बनाना, यही इसका मूल उद्देश्य था। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, राइट। जन सामान्य को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मुहैया करवाने के लिए और सरकारी कामकाज का डिजिटलीकरण करने के उद्देश्य से 2 जुलाई, याद रखिएगा 2 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वापस से बोल रहा हूँ, जन सामान्य को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मुहैया कराने हेतु सरकारी कामकाज का डिजिटलीकरण करने के उद्देश्य से 2 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। और साफ तौर के ऊपर ये जो डिजिटल इंडिया मिशन है, इसका सीधा सीधा क्रियान्वयन आपको हर सरकारी कार्यालय के अंदर दिखता है और क्रियान्वित हुई है ये योजना। तभी तो ज़्यादातर बैंक्स वगैरह से लगाकर और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो लगभग अब डिजिटल हो चुके हैं, लगभग डिजिटल हो ही गए हैं। और शायद आने वाले दिनों के अंदर पूरे ऑफिसेज, यदि इसमें भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सारे के सारे ऑफिसेज जो हैं वो पेपरलेस भी हो जाएंगे। 1 लाख करोड़ की लागत वाले इस मिशन के तहत भारत को डिजिटल बनाने हेतु 9 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो फिर से बोल दूं, 2 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी, राइट। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मुहैया कराने हेतु, जितने भी सरकारी सेवाएं हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मुहैया करवाने हेतु सरकारी कामकाज का डिजिटलीकरण करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। मैंने कहा है 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले इस मिशन के तहत भारत को डिजिटल बनाने के लिए 9 क्षेत्रों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़क हाईवे की तरह ब्रॉडबैंड हाईवे से शहरों को जोड़ना। सड़क जिस तरीके से सड़कों का जाल है, सड़कों का हाईवे है, उसी तरीके से ब्रॉडबैंड हाईवे से शहरों को जोड़ना, ब्रॉडबैंड हाईवे से शहरों को जोड़ना। सभी नागरिकों को टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करना, हर नागरिक को टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम के तहत इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाना। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम मतलब सार्वजनिक रूप से दिया जाए, कुछ स्थानों पर दिया भी जाता है। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम के तहत इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाना। ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन प्रशासन में सुधार लाना। ई गवर्नेंस के माध्यम से नेचुरल की डिजिटलीकरण होगा तो काफ़ी चीज़ें जो है वो पारदर्शी तरीके से होगी। तो ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन प्रशासन में सुधार लाना। ई क्रांति के तहत, ई क्रांति मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति है उसकी बात हो रही है। ई क्रांति के तहत जन सामान्य को विभिन्न सेवाओं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध करवाना। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल यानी सभी को सूचनाएं उपलब्ध करवाना। देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को बढ़ावा देना ताकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए कल पुर्जों के आयात को शून्य किया जा सके। आईटी फॉर जॉब्स यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक नौकरियों का सृजन करना तथा स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों व शिक्षकों की उपस्थिति हेतु अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। क्लियर क्या कहा मैंने? जिस तरीके से देश के अंदर सड़क हाईवे हैं उसी तरीके से शहरों को ब्रॉडबैंड हाईवे से जोड़ना। सभी नागरिकों को टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करवाना। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम के तहत इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाना, राइट। और ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाना, सुधार लाना। ई क्रांति के तहत जन सामान्य को विभिन्न सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध करवाना। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल यानी कि सभी को सूचनाएं उपलब्ध करवाना।
देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को बढ़ावा देना, ताकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए, कल पुर्जों के लिए हमें किसी के ऊपर आश्रित न रहना पड़े, हम आयात को शून्य बना दें। IT फॉर जॉब्स यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक नौकरियों का देश में सृजन करना, तथा स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति हेतु अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। यह देश का एक सफल मिशन है और डिजिटल साक्षरता तथा विभिन्न कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से तेजी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। निश्चित ही इसके माध्यम से बदलते भारत विकास की नई परिभाषा घड़ी जा सकेगी। क्लियर है? यह देश का एक सफल मिशन था, राइट, डिजिटल इंडिया मिशन, और सरकार बहुत इसमें सक्सेसफुल भी हो पाई है। और डिजिटल साक्षरता, राइट, तथा विभिन्न कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से तेजी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ये मिशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। निश्चित ही इसके माध्यम से बदलते भारत की विकास की नई परिभाषा घड़ी जा सकेगी। तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मोदी सरकार के द्वारा अपने कार्यकाल के अंदर कुछ इतनी चुनिंदा और बेहतरीन सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को अमल में लाया गया है कि वास्तव में वो काबिले तारीफ है। अब आ जाते स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, बहुत फेमस कार्यक्रम, काफ़ी रफ्तार से ये कार्यक्रम आगे बढ़ा है। दैट इज़ स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में 16 जनवरी 2016 को नए उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया अभियान का प्रारंभ किया गया। वापस से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के नोएडा में 16 जनवरी 2016 को नए उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया अभियान का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत युवाओं को नवीनतम एवं रचनात्मक कार्यों के लिए आर्थिक मदद व टैक्स में क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। बहुत फेमस हो चुका है स्टार्टअप प्रोग्राम जो है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम इतना फेमस हो चुका है। बहुत सारे युवाओं ने, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो उन्होंने आर्थिक मदद के सहारे बड़ी कंपनीज को जन्म दे दिया है। तो इसके तहत युवाओं को नवीनतम एवं रचनात्मक कार्यों के लिए आर्थिक मदद व टैक्स में छूट दी जाती है। युवाओं को स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना भी प्रावधान है। योजना का प्रमुख उद्देश्य छोटे शहरों व गांवों के लोगों को क्या था, लाभ पहुंचाना था। क्योंकि कई सारे लोगों के पास में आइडियाज तो होते हैं, राइट, उनमें सृजनात्मकता तो होती है, लेकिन पैसे के अभाव के कारण वो क्या नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा में 16 जनवरी 2016 को नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया अभियान का प्रारंभ किया गया था। इसके तहत युवाओं को नवीनतम एवं रचनात्मक कार्यों के लिए आर्थिक मदद व टैक्स में छूट दी जाती है। युवाओं को स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों और गांवों के लोगों को लाभ पहुंचाना है। तो कई सारे स्टार्टअप चले भी, कुछ बंद भी हुए, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप, बड़े स्टार्टअप भी इंडिया के अंदर स्टैब्लिश अब हो चुके हैं। नाउ स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम, याद रखिएगा वो क्या था, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था और ये है स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही चालू किया गया था, लेकिन ये 5 अप्रैल 2016 को, ये क्या था, 16 जनवरी 2016 को ये वाला था, 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री ने स्टैंड अप इंडिया अभियान की शुरुआत की। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के नोएडा में 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री ने स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की सीमा के ऋणों के लिए, कितने, 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की सीमा में ऋणों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए क्या है, इस योजना के तहत जो ये बजट है इसका उपयोग किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य वंचितों और दलितों को क्या लाना था, आगे लाना था। क्लियर? केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सीमा में ऋण के लिए अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन के लिए इस योजना को बनाया गया था। ये वंचितों और दलितों को आगे लाने का एक बहुत अच्छा उपाय था। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी रखनी चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा इतने सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनका लाभ लेकर और अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। योजना में 10,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक धनराशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जानते हो सिडबी, कौन सी है ये सिडबी, क्या कहा है मैंने, योजना में 10,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक धनराशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राइट, यानी कि ये क्या है सिडबी, क्लियर है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। आर यू गेटिंग? तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से पुनः वित्त सुविधा का प्रावधान है। नाउ ये जो है एनसीजी, एनसीजीटी, राइट, क्या कहा है मैंने, एनसीजीटीसी, आर यू गेटिंग, एनसीजीटीसी के माध्यम से ऋण गारंटी, ये कंपनी है, आर यू गेटिंग, क्या कहा है मैंने, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, क्या कहा है मैंने, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, ठीक है, नेशनल ये लिख देते हैं, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, ठीक है, के माध्यम से ऋण गारंटी के लिए 5,000 करोड़ रुपए के कोष का निर्माण किया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के 2.5 लाख उद्यमी तैयार किए जाएंगे। मतलब सरकार का लक्ष्य है कि इस स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के राइट लोगों, कम से कम 2.5 लाख उद्यमियों को तैयार किए जाने का प्रावधान है, ताकि जो एक वंचित कस्बा, जो वंचित जो लोग हैं वो भी तबका जो है वो इससे आगे बढ़ सके। इस योजना के अंतर्गत देश की 1.25 लाख बैंक शाखाओं द्वारा एक दलित और एक महिला उद्यमी को प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई देश के अंदर 1.25 लाख बैंक शाखाएं, हर एक बैंक शाखा एक महिला उद्यमी, एक अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला उद्यमी और एक दलित उद्यमी को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, ताकि कम से कम 1.25 लाख हर बैंक से भी यदि 2 लोग यदि उद्यमियों के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है तो देश भर के अंदर वैसे भी आप 2.5 लाख तो ऑटोमेटिकली बनी जाएंगे, क्योंकि 2.5 लाख उद्यमी तैयार किए जाएंगे ना। तो हर बैंक 1.25 लाख बैंक शाखाएं, हर एक शाखा से एक दलित मैन और एक दलित जो है वो महिला उद्यमी को क्या करना था, प्रमोट करना था। तो 1.25 लाख इंटू 2 तो 2.5 लाख को प्रमोट करना है और 2.5 लाख उद्यमी तैयार करने हैं। क्लियर है? तो ये स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम 5 अप्रैल 2016 को अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। पहल, राइट, ये जो पहल है याद रखना, ये कार्यक्रम 1 जनवरी 2015 को, मैं फिर से बोल दूं तिथियों को भूलना मत, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2015 से संपूर्ण देश में प्रारंभ किया गया है ये कार्यक्रम, जिसका कि नाम था पहल। इसके तहत रसोई गैस में मिलने वाली सब्सिडी के पैसे सीधे ही लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित होते थे। बहुत सालों तक कई लोगों के खाते के अंदर ये पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं 2015 से लेकर अब तक। क्लियर? कुछ लोगों ने वो सब्सिडी छोड़ी भी है, ठीक है। तो इसके तहत रसोई गैस में मिलने वाली सब्सिडी के पैसे सीधे ही लाभार्थी के खाते में बीच में कोई भी नहीं। देखिए सरकार की कितनी पारदर्शिता थी, बीच में कुछ भी नहीं। जो सब्सिडी जो थी उसको सीधे के सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करना। एक्चुअली जो गैस कनेक्शन नंबर था उसको बैंक खाते के साथ में जोड़ दिया गया। तो जैसे ही एक गैस कनेक्शन को बुक करवाता है और जब गैस कनेक्शन पर गैस डिलीवर हो जाता है तो सीधा के सीधा जो सब्सिडी होती है वो खाते में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें एलपीजी गैस कनेक्शन नंबर को ग्राहक के बैंक खाते से जोड़ दिया जाता है। क्या कहा मैंने? दैट इज़ क्लियर है?
इसमें एलपीजी गैस कनेक्शन नंबर को ग्राहक के बैंक खाते के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे पैसे उसके खाते में डायरेक्टली क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये जो पहल कार्यक्रम था 1 जनवरी 2015 से संपूर्ण देश में लागू किया गया, ताकि एलपीजी गैस सब्सिडी को सीधे ही खाते में ट्रांसफ़र किया जा सके। तो आज हम लोगों ने इस भाग 2 के अंदर भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम के भाग 2 के अंदर हम लोगों ने कुछ विशेष कार्यक्रम और योजनाओं को डिस्कस किया। मैंने एक भाग 1 भी बना रखा है, उसको भी ज़रूर देखिए। और आने वाले दिनों के अंदर मैं और भी इस भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम से संबंधित और भी आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर आएंगे, ताकि योजनाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि आप जो है वो यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स होती, कार्यक्रम होते हैं, उनको देश भर के जो उच्च पदों के ऊपर बैठे हुए जो पदाधिकारीगण हैं वही उसको अमल में लेकर आते हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर आपको इंटरव्यू के अंदर या फिर आपको लिखित परीक्षाओं के अंदर इन सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे मिशन कंपटीशन के अंदर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक इंतजार कीजिए।